नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, मैं मीनू आसरी टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अपने ने भाग 1 में शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन किया। आज अपने भाग 2 में जो शेष रह गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपनों ने शब्द शक्ति लक्षणा के बारे में अध्ययन किया था कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। तो जितना कल पढ़ा उसके आगे का भाग है कि लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वह विभाजित है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भाग होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। इसी प्रकार फिर प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। इसी प्रकार फिर गौणी लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और सभ्य अफसाना। इसी प्रकार शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो अब इन सभी भेदों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे कि रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। तो जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। तो जैसे पंजाब वीर है, यहाँ पर पंजाब वीर है का मतलब ये नहीं कि हाँ पंजाब खुद एवं पंजाब क्षेत्र ही वीर है, लेकिन यह मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न कर रहा है कि मुख्य अर्थ कौन सा है कि पंजाब के लोग वहां के वीर है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य अर्थ था उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए अपने रूढ़ी के आधार पर, रूढ़ी का अर्थ होता है जो परंपरा से चली आ रही बातें होती हैं उसे ही रूढ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ी के आधार पर हम उसका लक्षण के आधार पर उसका अर्थ निकालते हुए हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसलिए इस उदाहरण से हमें ज्ञात होता है कि पंजाब वीर है, तो यहाँ पर पंजाब क्षेत्र वीर ना होकर वहां के जो निवासी है पंजाब के वो लोग वीर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस वाक्य में पंजाब का लक्षार्थ है पंजाब के निवासी। यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार हम देखते हैं अन्य उदाहरण कि मुंह पे ताला लगा लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके मुंह पे ही ताला लगा देंगे तो व्यक्ति चुप हो जाएगा या फिर कहीं जाएगा नहीं, लेकिन इसका लक्षार्थ हम क्या लक्ष्य के आधार पर, लक्षण के आधार पर हम सामने वाले व्यक्ति को संकेत कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि अब तुम चुप हो जाओ। उसी प्रकार यहाँ पर है महाराज साहसी है, यहाँ पर महाराज क्षेत्र साहसी ना होकर वहाँ महाराज क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं तो यहाँ पर साहसी वहाँ के लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। पहले तो हमने पढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का पहला भाग कौन सा, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। उसका दूसरा भाग है प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती का मतलब हमें सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए कि प्रयोजनवती कहते किसे हैं। प्रयोजन का अर्थ होता है हमारा उद्देश्य, कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं या लक्ष्यार्थ कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। तो जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जहाँ पर हमारा कोई विशेष उद्देश्य होता है, फिर उस उद्देश्य के कारण जो हमारा मुख्य अर्थ होता है, मुख्यार्थ उससे बाधित हो रहा है, जो पंक्ति दे रखी है उससे हमारा जो मुख्य अर्थ है वो तो बाधित हो जाएगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो प्रयोजन है, उससे संबंधित जो हमें बात करनी है या किसी को कुछ अपनी बात बतानी है, हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य अर्थ को बाधित कर देंगे। उसके बाद हम सिर्फ
लक्ष्यार्थ का बोध कराते हुए हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। जैसे है, आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। तो देखो, यहाँ कहने का तात्पर्य क्या सामने कोई हड्डियों का ढांचा खड़ा रह सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या था कि सामने वाले के ऊपर हमारा प्रयोजन था कि उस दुबले पतले, सिर्फ उसके शरीर कैसा दिखाई दे रहा, हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई दे रहा था। हमारा उद्देश्य, सिर्फ हमारा प्रयोजन यही था कि उसकी दुर्बलता को अंकित करना। तो यहाँ पर फिर हम कि यहाँ हड्डियों के ढांचे द्वारा व्यक्ति को दुर्बल बताना वक्ता का प्रयोजन है। तो इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या कोई भाला प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। तो युद्ध भूमि में भालेधारी के युद्ध के अंदर भाला नहीं जाता। भाले को कौन लेके जाता है? जो युद्ध कर रहा है, युद्ध करने वाला व्यक्ति या फिर सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार वह स्त्री तो गंगा है। क्या कोई स्त्री गंगा हो सकती है? नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उस स्त्री के चरित्र विशेष के बारे में वर्णन करना कि जिस प्रकार एक गंगा पवित्र नदी है, तो वह स्त्री भी क्या है? एक पवित्र चरित्र वाली स्त्री है। आगे हम देखते हैं गुणी लक्षणा। यहाँ पर हम प्रयोजनवती का भाग देख रहे हैं कि आगे प्रयोजनवती को भी दो भागों में विभाजित किया है और रूढ़ा को भी दो भागों में विभाजित किया है। तो अपने यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का भेद देख रहे हैं। तो गुणी लक्षणा, तो यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण, हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ गुणी लक्षणा होती है। तो यहाँ सादृश्य का अर्थ क्या होता है? जो देखने में एक जैसी दिखे, तो वहाँ सादृश्य कि हम देखने में हमें संदेह या भ्रांति होने लगती है, तो वहां पर क्या होता है? सादृश्य की एक वस्तु, दो वस्तुओं में हम उनमें भिन्नता नहीं कर पा रहे कि कौन सी वस्तु कौन सी है। तो दोनों सादृश्य मतलब एक जैसे समान है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने मुख चंद्र है। तो मुख चंद्र कहने के पीछे हमारा क्या तात्पर्य है कि मुख चंद्रमा तो वो नहीं रहा, लेकिन मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर सादृश्य, अगर हम किसी नारी की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो उसके मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो दोनों सादृश्य मतलब समानता यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर इसकी परिभाषा से देखते हैं, वहां मुख्यार्थ है मुख चंद्रमा के। मुख्यार्थ हमारा मुख्य अर्थ क्या है यहाँ पर कि मुख चंद्रमा है, लेकिन मुख चंद्रमा नहीं हो सकता क्योंकि मुख क्या है? उपमेय है और चंद्रमा यहाँ पर क्या है? उपमान है। यहाँ पर हम उपमान से तुलना कर रहे हैं किसकी? उपमेय की। तो परंतु मुख्यार्थ में यह बाधा है कि मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा मुख्य अर्थ तो यही है कि मुख की सुंदरता की तुलना करना किससे? चंद्रमा से। इसलिए यहाँ पर हमारा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब शब्दार्थ यह लिखा जाता है कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, यह अर्थ यहाँ पर संबंध के कारण लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम गुणी लक्षणा, तो गुणी का अर्थ क्या कि गुण के आधार पर जब हम सादृश्य देखते हैं तो वहां पर गुणी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे अपने आगे देखते हैं प्रयोजनवती का दूसरा भेद, शुद्धा लक्षणा। तो यहाँ पर शुद्धा का अर्थ क्या है कि गुणी में तो हम ले रहे थे कि गुण की सादृश्य के आधार पर हम लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ गुण सादृश्यता को छोड़कर कि किसी व्यक्ति में गुण समान है लेकिन सादृश्यता भी एक जैसे गुण आधार पर वो दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर शुद्धा के अंदर सादृश्य को छोड़ते हुए अन्य किसी आधार या समीपता, फिर है सहचर्य आधार, अध्यय संबंध के आधार पर जब हम लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। तो यहाँ पर
बताया किन किन आधार पर, समीपता के आधार पर, कि किसी वस्तु को हम समीपता के आधार पर या किसी स्थान के, किसी व्यक्ति के समीपता के आधार पर, या साहचर्य कि दोनों साथ हैं, साथ के आधार पर, आधार और आधार के आधार पर जब हम उनमें संबंध स्थापित कर देते हैं तो वहां पर शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे है मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर सिर पर कोई किसी के नहीं बैठता, लेकिन यहाँ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मेरे सर पर क्यों बैठते हो, तो सर पर बैठना मतलब बिल्कुल समीप आके बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, समीप, सामीप्य संबंध, कि बिल्कुल उसके समीप आके एकदम पास आके बैठा है, इसलिए पास वाला व्यक्ति उसे कह रहा है मेरे सर पे आके क्यों बैठे, तो यहाँ पर संबंध कौन सा आ गया, सामीप्य का संबंध। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लाल पगड़ी आ रही है, क्या लाल पगड़ी आ सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब सरकार है वहां पर वहां की पुलिस की जो पगड़ी है वो कैसी है, लाल रंग की है, तो यहाँ पर सिपाही और उसकी जो उसने जो वस्त्र धारण किए, जो पगड़ी धारण की है, तो वो कैसा है, साहचर्य, मतलब दोनों साथ में है, तो यहाँ पर साहचर्य का संबंध दिखाया गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं सारोपा, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति। तो सारोपा का अर्थ होता है जब किसी पद में उपमेय और उपमान, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उपमेय सजीव वस्तु को, सजीव प्राणी को क्या कहते हैं, उपमेय, और उपमान जिससे हम तुलना करते हैं, एक जितनी भी प्रकृति से संबंधित जो भी होता है, प्रकृति से संबंधित जब हम किसी की तुलना करते हैं वो क्या होते हैं, उपमान। जैसे किसी झरने से या फिर अपने चंद्रमा से, सूरज से, बादल से, ये सब क्या है, प्रकृति से संबंधित है, वो क्या होंगे, उपमान होंगे। यहाँ पर क्या है, जब किसी पद में उपमेय और उपमा दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बतलाया जाए कि हम उसमें भेद ही नहीं कर पा रहे, तो वहां पर कौन सा होगा, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो यहाँ पर उदयगिरी रूपी, उदयगिरी जो जहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, कहाँ पर, एक गिरी पर्वत पर, उस मंच पर राम रूपी, तो यहाँ पर क्या है, रघुबर बाल पतंग, तो रघुबर का अर्थ क्या होता है, राम, तो वहाँ उस उदयगिरी रूपी मंच पर राम रूपी प्रभात कालीन सूर्य के ना उदित उदयगिरी, तो यहाँ पर जो सूर्य उदय हो रहा है वहां पर प्रभात कालीन सूर्य का उदय दिखाकर उपमेय का, उपमेय कौन है, यहाँ पर राम है, और उपमान क्या है, यहाँ पर सूर्य को बताया जा रहा है कि उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति है कि जब उपमेय पर उपमान का अभेद कर दिया जाए कि वो बिल्कुल उसे ही मान लिया जा रहा है, तो वहां पर कौन सी होगी, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे हम अन्य उदाहरण देखते हैं कि आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए, तो यहाँ पर क्या है, विनय हार कर कहता है ये विषधर, यहाँ पर विषधर, ना कि किसी नाग के बारे में, किसी सर्प के बारे में वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर विषधर किसके बारे में संकेत कर रहा है, जो पूंजीपति लोग हैं उनको यहाँ विषधारी बताया गया है। जैसे अपने देखते हैं अब दूसरी शब्द शक्ति साध्य अवसाना लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसके अंदर ये होता है कि इसमें केवल उपमान का कथन होता है। तो अपने ने पहले देखा शुद्धा में कौन सा था कि उपमेय और उपमान के बारे में वर्णन था, लेकिन इसमें केवल उपमान का कथन होता है और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह, तो उपमेय कौन, जो भी प्राणी होता है या फिर हम जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको पूरी तरह से छिपा दिया जाता है, वहाँ साध्य अवसाना लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ हम उदाहरण से देखते हैं, जब शेर आया तो
युद्ध क्षेत्र से गिद्दड़ भाग गए। तो यहाँ पर जब शेर आया तो यहाँ शेर, यहाँ क्या सच में कोई शेर नहीं आया और ना ही कोई गिद्दड़ आया। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ लिया जा रहा है। यहाँ शेर का तात्पर्य क्या है? वीर पुरुष, और यहाँ गिद्दड़ का तात्पर्य है कायरों से। तो यहाँ पर उपमेय को पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? साध्य अवसाना। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं शब्द शक्ति का तीसरा भाग। तो शब्द शक्ति अपने ने पढ़ी थी कि इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी अविधा शब्द शक्ति, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ी थी लक्षणा शब्द शक्ति। तो तीसरा शब्द शक्ति का भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें सीधा एक आपके सामने उदाहरण है कि सूरज डूब गया। तो सबको पता है, वाक्य लिखा है, जो उदाहरण दे रखा है कि सूरज डूब गया, तो सभी का अपने अपने मत के अनुसार, सभी ने अपना अपना मत दिया, सभी ने अपनी सोच के अनुसार। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि सूरज डूब गया, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाँ सूरज डूब गया तो पूजा का समय हो गया। अब मेरे पास बैठने वाला वो सोचेगा कि हाँ मेरे को कहीं पर जाना है, या फिर कोई सोचेगा, जैसे कोई विद्यार्थी किसी के पास गया है तो वो घर पहुंचने की जल्दी करेगा कि सूरज डूब गया, कि जब एक पंक्ति के द्वारा सभी के मत अलग अलग हो और अन्य अर्थ निकले, वहां पर कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं अपने इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी, तो देखो यहाँ पर क्या है? वाच्यार्थ, बात सिर्फ एक है, जो बात कही जा रही है उसका अर्थ सिर्फ सामान्य एक ही निकल कर आ रहा है, और उसका मुख्यार्थ भी, मुख्य अर्थ भी एक ही है। लेकिन यहाँ पर सभी व्यक्तियों के भावार्थ, जो भाव है वो अलग अलग होने के कारण यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, तो यहाँ पर पुजारी ने एक साधारण बात कही कि अरे संध्या हो गई, तो पुजारी ने सिर्फ अपने लिए, जैसे पुजारी मंदिर में खड़ा है और भी व्यक्ति वहां पर समुदाय में खड़े हैं, अगर पुजारी ने कहा तो पुजारी के अनुसार संध्या के समय क्या हुआ कि पूजा का समय हो गया है, तो वो पूजा में लग जाएगा। और इसी प्रकार अगर कोई स्त्री वहां पे खड़ी है तो संध्या के समय वो अपने कार्य में, जैसे घर में रसोई का कार्य शुरू होने का समय आ गया है, तो इसी प्रकार सभी के अपने अपने भावार्थ जहां पर निकले वहां पर कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे हमने देखते हैं जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार, कीजिए कथन दे रखा है, इस कथन के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से, व्यंग्यार्थ का अर्थ क्या होता है कि अन्य अर्थ व्यंग्य के आधार पर कि तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर व्यंग्यार्थ से प्रकट होता हो तो वहां वह शब्द व्यंजक कहलाता है। उसके द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ, कि देखो यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जब अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर क्या होगा? व्यंग्यार्थ से भाव प्रकट हो रहा है, और वहां वह शब्द क्या हो जाएगा कि अलग अलग भाव से अलग अलग अर्थ दिया सभी ने, और वो तो क्या हो गया? व्यंग्यार्थ। जब अलग अलग अर्थ निकला तो वो क्या हो जाएगा? व्यंजक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार उसके द्वारा होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहलाता है, कि जो तीसरा अर्थ निकला वो क्या था? व्यंग्यार्थ निकला, और उसी का अन्य नाम क्या है? ध्वन्यार्थ है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि ध्वन्यार्थ का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर है कि इस शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ इसलिए कहा जाता है कि इसमें अर्थ ध्वनित होता रहता है। तो इस पंक्ति का क्या तात्पर्य होगा कि जिस प्रकार अपने मंदिर में देखते हैं कि घंटा बजने पर
कई देर तक उसमें एक मध्यम ध्वनि देर तक सुनाई देती है, तो वहां पर कौन सी होती है? ध्वन्यार्थ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि उसमें ध्वनि लगातार कई देर तक लगातार मंद मंद ध्वनि आती रहती है। जैसे घंटे पर चोट लगने पर जोर जोर की टंकार होती है, उसके बाद उसमें से मंद मंद झनकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। उसी प्रकार इस शब्द शक्ति में भी शब्द से पहले मुख्यार्थ का बोध होता है। जैसे अपने पंडित जी ने कहा कि संध्या हो गई, उसी प्रकार उसमें मुख्य अर्थ का हमें बोध तो हो गया, लेकिन उसके बाद वक्ता जो बोल रहा है, फिर आता है श्रोता जो सुन रहा है। जैसे पंडित जी के सामने आप लोग, मैं खड़ी हूँ, अगर पंडित जी ने कुछ बात कही तो वो उन्होंने बोला, वो क्या थे? वक्ता। अगर जो बात मैंने सुनी, मैं क्या हुई? श्रोता। आज मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, और आप लोग सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। तो यहाँ पर श्रोता के संदर्भ में भेद से अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते रहते हैं। तो यहाँ पर जब पेपर में आए कि व्यंजना शब्द शक्ति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि एक बार पंक्ति लिखने के बाद इसके अलग अलग अर्थ भावार्थ लिए जाते हैं, इसलिए इसे ध्वन्यार्थ शब्द शक्ति भी कहते हैं। जैसे अपने देखते हैं अब व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। तो व्यंजना शब्द शक्ति के भेद कौन से थे? शाब्दिक व्यंजना, आर्थिक व्यंजना, फिर शाब्दिक व्यंजना का है अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि जो व्यंजना शब्द शक्ति का पहला भेद कौन सा है? शाब्दिक व्यंजना। तो यहाँ पर शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? जो शब्द के आधार पर अर्थ ग्रहण करे, कि जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो, कि एक शब्द है, उस शब्द विशेष के कारण हम उसका व्यंग्यार्थ मतलब उसका अन्य अर्थ ग्रहण करें, और वहाँ से शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। तो यहाँ अपने उदाहरण से देखते हैं कि चिरचीवो चोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर, गो खटिए ब्रज भानुजा वे हलधर के बीच। तो यहाँ पर जब हम इसके खंड करते हैं, जब शब्दों के खंडों में विभाजित करते हैं तो अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर ब्रज भानुजा हलधर के बीच शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है। कैसे? जैसे कि इनके दो दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रज भानुजा। तो यहाँ पर जब हम ब्रज भानुजा लिखते हैं, ब्रज को अलग करते हैं और भानुजा अलग करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि राधा के लिए जो भानु है, राधा के पिता का नाम क्या था? भानु। तो यहाँ पर जब इनका हम विच्छेद करेंगे तो क्या है? वृष भानुजा। तो भानु की पुत्री कौन थी? राधा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हम वृष बे हलधर के वीर, तो यहाँ पर हलधर के वीर किन्हें कहा गया है? कृष्ण के लिए कहा गया है। तो हलधर कौन था? कृष्ण का बड़ा भाई दाऊ, तो उन्हें हलधर कहा गया। लेकिन यहाँ पर वृष भानुजा, तो यहाँ पर वृष, जब हम वृष और भानुजा अलग अलग करते हैं तो एक तो क्या निकला है? राधा। राधा के बारे में दूसरा क्या थी? गाय। तो उसी प्रकार हलधर, हल को धारण करने वाला कौन होता है? बैल। उसी प्रकार जब हम इसका अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो हलधर के वीर, हलधर किसे कहा गया था? दाऊ, कृष्ण के भाई को। तो यहाँ पर चिरंजीवी जोड़ी जुड़े, कि जिस प्रकार राधा और कृष्ण की जोड़ी है वो इसी प्रकार जुड़ी रहे, जैसे गाय और बैल की, और इसी जोड़ी में स्नेह गंभीर बना रहे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि वृष भानुजा हलधर के वीर शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी।
तो यहाँ पर या कोई भी एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द निकलते हैं। जैसे हम नेत्र का लेते हैं चक्षु लोचन, इसी प्रकार अगर हम उस शब्द मेन शब्द को हटा दें और पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका जो मेन अर्थ है वो समाप्त हो जाएगा। फिर आता है शाब्दी व्यंजना के भेद। तो शाब्दी व्यंजना का पहला भेद कौन सा है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। तो यहाँ पर अभिधा जो सीधा सीधा, जैसे अपने शुरुआत से पढ़ा कि अभिधा शब्द शक्ति सीधी सीधी होती है कि पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर है सोहद नागन मद बिना तान बिना नहीं राग। यहाँ नाग और राग दोनों शब्द क्या है? अनेकार्थी है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर नाग के भी अनेक अर्थ हैं और यहाँ पर राग के भी अनेक अर्थ है, इसलिए क्या है? अनेकार्थी है। परंतु वियोग कारण से इनका क्या है? अर्थ नियंत्रित कर दिया गया है। यहाँ पर वियोग आ रहा है इसलिए इनका एक ही अर्थ रूढ़ कर दिया गया है कि अर्थ को नियंत्रित करने के कारण, इसलिए यहाँ पर नाग का अर्थ क्या लिया गया? हाथी, और राग का अर्थ है रागिनी। अब यदि यहाँ पर नाग का पर्यायवाची अगर हम भुजंग रख दें तो वहां पर व्यंग्यार्थ हो जाएगा। तो यहाँ क्या अभिधा मूला में हम पर्यायवाची शब्द बदल सकते हैं और उसका अर्थ वही ग्रहण किया जाता है। फिर आती है शाब्दी का दूसरा भेद है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। तो यहाँ पर है आप तो नीरे विशाख नंदन है। तो यहाँ पर विशाख नंदन कहने जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो बहुत ही आनंद भरा लगता है। क्यों? विशाख नंदन, अगर किसी को ना पता हो तो वो तो आनंद सा महसूस करेगा, लेकिन जब हम इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, जब हम इसके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करेंगे तो विशाख नंदन का मतलब होता है गधा। तो यहाँ पर जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाए और शब्द का प्रत्यय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए तो वहां पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। तो इस परिभाषा से तात्पर्य यह है कि जब किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ, अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो हम उसके लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे और उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाए कि उसके लक्षण के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, और जो हमारा व्यंग्यार्थ है लक्षार्थ के आधार पर जब हम व्यंग्यार्थ पर पहुंचते हैं और उस शब्द के पर्याय कि उससे संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से वहां पर कौन सी हो जाएगी? लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। जैसे अब देखते हैं व्यंजन शब्द शक्ति का दूसरा भेद। तो पहला तो कौन सा था? शाब्दी व्यंजना, जो शब्द के आधार पर थी। अब है दूसरा भेद आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पर है अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यहाँ पर एक निर्बल स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि पंक्ति में से नारी के दो गुणों की व्यंजना हो रही है। यहाँ पर उनका पहले पंक्ति में क्या है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो दूसरी में है आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो आंचल में दूध होने का मतलब है कि यहाँ पर ममता का भाव प्रकट हो रहा है। और क्या है? अबला, अबला से यहाँ पर है अपना भाव जब हम लेते हैं ऊपर वाली पंक्ति से तो क्या है कि कष्ट सहने की क्षमता। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द से नहीं अपितु अर्थ से इसका ग्रहण किया जाता है। तो व्यंजना शाब्दी में तो क्या था? शब्द के अनुसार हम अर्थ ग्रहण करेंगे, लेकिन आर्थे में हम पंक्ति में आए हुए अर्थ के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है तो वहाँ आर्थी व्यंजना मानी जाती है। आज हम लोगों ने शब्द शक्ति जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर का
प्रकरण था, आज हमने इसे पूर्ण कर लिया है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया हो।